हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम देखते हैं जो अपना फर्स्ट लेसन है गोल्डन रेस बुक में द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अब से पहले वाली जो क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इसके क्वेश्चन एक्टिविटी फर्स्ट के अंदर जो ए और बी पार्ट था वो हमने क्लियर कर लिया था। अब क्वेश्चन एक्टिविटी फर्स्ट में कौन सा पार्ट अपने पास में, सी पार्ट है। इसमें हम इंस्ट्रक्शन देखें तो क्या क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के जो आगे जो प्रश्न दिए हुए हैं इनका आपको जवाब देना है इन 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 शब्दों में ईच, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में होना चाहिए, 30 से 40 शब्दों में। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसका, वाई डिड थिंक टैंक एक्सप्रेस हिज पेविशनेस विद नूडल। इसका हम हिंदी में देखते हैं कि इस प्रश्न का हिंदी अर्थ क्या है कि वाई डिड थिंक टैंक, कि थिंक टैंक ने क्यों, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त क्यों किया थिंक टैंक ने, हिज पीविशनेस अपनी नाराजगी, पीविशनेस क्या होती है, नाराजगी, अपनी नाराजगी व्यक्त क्यों की विद नूडल, नूडल के साथ में, नूडल के प्रति क्यों नाराजगी व्यक्त की। इसका हिंदी अर्थ देखें कि थिंक टैंक पृथ्वी पर आक्रमण करने वाले दल का कमांडर इन चीफ है, क्योंकि हल्का सा उसका परिचय बताया। वैसे प्रश्न का जो उत्तर देंगे उसकी शुरुआत अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो, लेकिन इस थिंक टैंक के बारे में एक लाइन में हमने परिचय बताया कि थिंक टैंक है कौन एक्चुअली। थिंक टैंक पृथ्वी पर आक्रमण करने वाले दल का कमांडर इन चीफ है। वह नूडल के प्रति नाराजगी व्यक्त करता है क्योंकि नूडल ने उसके संबोधन का कुछ भाग छोड़ दिया था, क्योंकि नूडल ने उसका जो सैल्यूटेशन है उसको किस प्रकार से संबोधित किया जाता था उसका कुछ भाग छोड़ दिया था। नूडल एक प्रशिक्षु है, नया है, नौसिखिया है। बाद में नूडल ने सही संबोधन किया, उसका जो कुछ पार्ट उसने छोड़ दिया था ना उसको सही किया। अब देखो क्वेश्चन का आंसर देने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से क्वेश्चन में ग्रामेटिकल चेंजेस करनी पड़ती है हमें उत्तर देते टाइम, ठीक है। तो ये अलग से लेते हैं। जो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन फॉर्मूला की। क्वेश्चन फॉर्मूला क्या होता है कि उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। सबसे पहले क्या आता है क्वेश्चन में, WH वर्ड, और कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनते हैं। WH वर्ड के बाद में सेकंड नंबर किसका आता है, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड किसका आता है, सब्जेक्ट, फोर्थ किसका आता है, मैन वर्ब। वो फॉर्म कोई सी भी हो सकती है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, वो अकॉर्डिंग टू टेंस पता चलेगा कौन सी फॉर्म आ रही है। प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रास, और लास्ट में क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क। ये तो हुआ अपना क्वेश्चन फॉर्मूला। किसी प्रकार का कोई प्रश्न आएगा तो उसमें हम यही फॉर्मूला पाएंगे, ठीक है। अब आंसर देते समय क्या क्या चीज़ें देखो चेंज करनी है। ये WH वर्ड होता है, इसको हम हटा देते हैं, इसका प्रयोग नहीं करेंगे उत्तर देते समय। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग भी शुरुआत में नहीं करेंगे। सबसे पहली पोजीशन किसकी आ जाती है, उस वाक्य में, कहने का मतलब उस क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट है करता है उस सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सेकंड नंबर पे। यहाँ पर आंसर की बात नहीं हो रही है, आंसर तो जो प्रश्न पूछ रहा है उसका आंसर अलग आएगा, स्पेसिफिक होगा, लेकिन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर स्टार्ट करने का तरीका है। तो सेकंड नंबर पे कौन सा आ गया, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड पे क्या आ गया, मैन वर्ब, फोर्थ पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में एटसेट्रास, और अंत में क्या लगाएंगे, हमें फुल स्टॉप लगाएंगे। क्योंकि फुल स्टॉप क्यों आएगा, यह क्वेश्चन तो है नहीं, क्वेश्चन का हम जवाब दे रहे हैं और जवाब देंगे तब वहाँ पर लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें एक बात बताई मैंने कि सेकंड नंबर पे क्या लिखनी होती है हमें, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब भी अलग अलग हैं, जितने भी जो मॉडल हैं, मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब में जो 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो ज़्यादातर प्रश्न इनमें पूछे जाते हैं, डू, डज या डिड। पहली बात तो ये करें कि डू, डज या डिड कौन कौन से टेंस हैं। डू डज तो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और डिड आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये जब किसी क्वेश्चन में आते हैं
तो इनको अधिकांश जो उत्तर देते टाइम इनको हटा दिया जाता है। हटाने की कंडीशन भी क्या होती है, देखो क्वेश्चन में डू है, डज है या डिड है, इनके साथ में अगर नोट लगाया हुआ है तो आंसर देते समय हम इनको हटाएंगे नहीं, बल्कि वैसे के वैसे लिखेंगे डू या फिर डज या फिर डिड प्लस में नोट, और इनके साथ में आएगी फॉर्म कौन सी, मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन क्वेश्चन में आप ये ध्यान रखें कि डू डज या डिड के साथ में नोट नहीं है तो आंसर देते समय डू या डज या डिड को हटा दिया जाता है। कहने का मतलब अगर वो क्वेश्चन इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है तो आंसर देते समय वो इंटेरोगेशन तो उसके अंदर से हट जाती है, लेकिन वो जो नेगेशन है, नकारात्मकता है, वो नहीं हटती है। और केवल वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो जैसे ही उसमें से इंटेरोगेशन हटती है तो सेंटेंस कौन सा बन जाता है, सिंपल सेंटेंस बन जाता है। और इन टेंसों के जो सिंपल सेंटेंस, ये जो टेंसेज हैं, इनके जो सिंपल सेंटेंस है यानी कि पास्ट इंडेफिनेट और जो प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये दो टेंस हैं, इनके सिंपल सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे डू को अगर हम हटाएंगे, क्वेश्चन में मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म थी तो फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे हम। फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पर रखेंगे। डज को अगर हटा रहे हैं तो क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, क्योंकि हम जानते हैं डज का प्रयोग किनके साथ में होता है, ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में। वी ऑलवेज यूज द डज हेल्पिंग ऑफ विद ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट्स। और डज को जैसे ही हटाया जाता है तो हमें पता है क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, सिंगुलर है, और उसके साथ में क्या होगा, मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। वो वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें एस ऐड करना है या फिर ई एस ऐड करना है। इसके बाद में देखते हैं, देखो डिड, अगर डिड को हटाया जाता है तो क्वेश्चन में जो फर्स्ट फॉर्म आएगी उसको आप किस में चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म में। इन तीनों ही हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में कौन सी मैन वर्ब आती है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इनको हटाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में चेंजेस आ जाते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, डू को हटा रहे हैं तो कोई भी उसमें चेंज नहीं आएंगे, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ही रहने दो। डज को हटा रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, एस या ई एस। और डिड को हटा रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, सेकंड फॉर्म में। और ये जो स्ट्रक्चर है वो भी आप ध्यान रखें, WH वर्ड को हटाना है, हेल्पिंग वर्ब अगर इस कंडीशन में है, केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आंसर दे रहे हो तो उस कंडीशन में वो डू डज डिड हट जाता है। इनके अलावा इजेमार है, वॉजवर है, हैजेव है, हैड है, विल है, शेल है, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है इनमें चाहे वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव है केवल या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, इन हेल्पिंग वर्ब्स को हम नहीं हटाते हैं। ठीक है, और बाकी जो नियम है क्वेश्चन के साथ साथ मैं बताता रहूंगा। तो अब आ जाते हैं अपन इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो इसका आंसर अपने पास में है कि थिंक टैंक पृथ्वी पर आक्रमण करने वाले दल का कौन है, कमांडर इन चीफ है। तो आंसर लिखते हैं सबसे पहले, थिंक टैंक इज है कौन, कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ है किसका है, पृथ्वी पर आक्रमण करने वाले दल का। इसका हमें इंग्लिश में बनाना है चीफ ऑफ द, आक्रमण करने वाले दल को क्या बोलते हैं, इन्वेजन क्रू, ऑफ द इन्वेजन of the invasion crew, the invasion crew which plans to अटैक ऑन अर्थ। यह हल्का सा थोड़ा मैंने चेंज करके सेंटेंस बना दिया कि थिंक टैंक कौन है, कमांडर इन चीफ है, यहाँ तक क्लियर है, ऑफ द इन्वेजन क्रू। इन्वेजन क्रू मतलब आक्रमण करने वाले दल का। विच किसके लिए यूज किया हुआ है, आक्रमण कर, इस
इन्वेजन दल के लिए, यानी कि इन्वेजन क्रू के लिए, आक्रमण करने वाले दल के लिए। विच प्लान्स, जो योजना बनाता है दल, टू अटैक, आक्रमण करने की, किसके ऊपर, ऑन अर्थ। अगला सेंटेंस देखो, वह नूडल के प्रति नाराजगी व्यक्त करता है। तो यहाँ पर देखो हिंदी अर्थ तो क्या अपने पास में कि वह नाराजगी व्यक्त करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो उसने नाराजगी व्यक्त क्यों की, तो करता है नहीं, उसने नाराजगी व्यक्त की। तो हम क्या बनाएंगे वाक्य यहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यह तो आएगा प्रेजेंट में, क्योंकि वो इसकी स्थिति बता रहे हैं कि वो है कौन। अब इसको सेंटेंस को बनाते हैं हम, वह नूडल के प्रति, वह के लिए क्या लिखेंगे, ही। वर्ब देखो इस सेंटेंस में क्या है, व्यक्त करना, तो व्यक्त करने को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस। अब देखो एक्सप्रेस लगा दिया, डिड को हटाएंगे, डिड के साथ देखो नॉट अगे सेंटेंस में नहीं है, कहने का मतलब ये वाक्य कौन सा है, केवल इंटरोगेटिव है। तो आंसर देते समय वो इंटरोगेशन जैसे ही हटेगी तो यह बन गया अपना अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बन गया। तो एक्सप्रेस्ड सेकंड फॉर्म कर दूंगा मैं इसको, क्योंकि डिड हट रहा है। ही एक्सप्रेस्ड, उसने व्यक्त की, क्या व्यक्त की, ऑब्जेक्ट क्या है, नाराजगी। तो यहां पर लिखेंगे ही एक्सप्रेस्ड हिज पीविशनेस, जो क्वेश्चन में है, हिज पीविशनेस विद नूडल, नूडल के प्रति इसने अपनी नाराजगी व्यक्त की। क्योंकि वहां से देखो किस लिए की, क्या कारण था, अब यहां पर आ गया क्योंकि, तो क्योंकि के लिए क्या अपन क्या लिखेंगे, बिकॉज, क्योंकि नूडल ने उसके संबोधन का कुछ भाग छोड़ दिया था। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, नूडल, बिकॉज नूडल छोड़ दिया था, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल सेंटेंस बनेगा, बिकॉज नूडल, छोड़ने को क्या बोलते हैं, मिस का प्रयोग कर सकते हैं या फिर लेफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं। नूडल लेफ्ट द, कुछ भाग, क्या छोड़ दिया था, कुछ भाग, लेफ्ट द सम पार्ट ऑफ, किस चीज का, उसके संबोधन का, तो उसके शब्द का, हिज, सम पार्ट ऑफ हिज सल्यूटेशन। क्लियर है यहां तक। नूडल एक प्रशिक्षु है, नूडल कौन है, इसके थोड़ी सी इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन है, तो नूडल क्या है, प्रशिक्षु। नूडल इज है एन अप्रेंटिस, ठीक है, अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है, प्रशिक्षु। यहाँ पर एन का प्रयोग क्यों किया अपन ने, क्योंकि यहाँ पर है वोवेल। तो नूडल इज एन अप्रेंटिस, नूडल कौन है, एक नौसिखिया व्यक्ति है। अब देखो बाद में नूडल ने सही संबोधन किया, ये भी कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। ये कौन सा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो बाद में नूडल ने सही संबोधन किया, तो बाद में इस शब्द को क्या बोलते हैं, लेटर। लेटर नूडल ने सही संबोधन किया, लेटर नूडल मेड करेक्ट सल्यूटेशन, या ऐसे भी कर सकते हैं, लेटर नूडल करेक्टेड हिज सल्यूटेशन, कि उसके सल्यूटेशन को उसने ठीक किया, और सल्यूटेड करेक्टली ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या इस तरीके से लिख सकते हैं कि लेटर नूडल मेड करेक्ट सल्यूटेशन। तो ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये अपने पास में सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज थिंक टैंक डिस्क्राइब द अर्थ। हाउ डज, कैसे, डज थिंक टैंक, कि किस प्रकार थिंक टैंक डिस्क्राइब वर्णन करता है, द अर्थ मतलब पृथ्वी को, पृथ्वी को क्या क्या बोलकर वह वर्णन करता है, क्या क्या बातें वो पृथ्वी के बारे में बोलता है। इसका आंसर देखेंगे कौन सा टेंस में है, देखो डज आ गया यहाँ पर, इसी से मालूम चल गया हमें कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आंसर देंगे तो यहाँ देखो डज आ गया, इसका मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है,
और इंटरोगेटिव के साथ में नेगेटिव तो नहीं है, मतलब डूडल्स के साथ में कोई नोट तो नहीं है। कहने का मतलब इट इज़ ओनली इंटरोगेटिव सेंटेंस। और जब हम इसका उत्तर देंगे तो इंटरोगेशन इसमें से निकल जाएगी, और इंटरोगेशन निकलते ही सेंटेंस कौन सा बन जाता है अपने पास में, अफर्मेटिव सेंटेंस। उत्तर देते हैं इसी के अकॉर्डिंग हो तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सब्जेक्ट क्या उसमें, थिंक थिंक टैंक। थिंक टैंक describes the अर्थ। थिंक टैंक डिस्क्राइब्स द अर्थ। थिंक टैंक पृथ्वी को डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है। क्या कहकर वर्णन करता है, यहाँ पर देखो, थिंक टैंक पृथ्वी का वर्णन करता है एक महत्वहीन स्थान के रूप में। तो रूप में इसके लिए क्या यूज करेंगे, एज। महत्वहीन को क्या बोलते हैं, इनसिग्निफिकेंट भी बोलते हैं, अनइम्पोर्टेंट भी बोलते हैं। एज एन अनइम्पोर्टेंट, एज एन अनइम्पोर्टेंट प्लेस, एक महत्वहीन स्थान के रूप में थिंक टैंक पृथ्वी को वर्णन करता है। पहला वाक्य हो गया, थिंक टैंक मंगल ग्रह का शासक है। थिंक टैंक कौन है, थिंक टैंक is the ruler of Mars। थिंक टैंक इज द रूलर ऑफ मार्स। थिंक टैंक कौन है, मंगल ग्रह का शासक है। अगला वाक्य देखो, वह पृथ्वी निवासियों को छोटे सिर वाले कुरूप पृथ्वीवासी कहता है। तो कहने का मतलब क्या बोलते हैं, कॉल, ही कॉल्स क्या बोलता है, छोटे सिर वाले, तो कुरूप पृथ्वीवासी कहता है। ही कॉल्स द अर्थलिंग्स, वह पृथ्वी निवासियों कहता है, क्या कहता है, कुरूप, अगली, विद टाइनी हेड्स, कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग कैसे हैं, कुरूप हैं, अगली हैं, भद्दे हैं, विद टाइनी हेड्स, और सिर कैसे हैं उनके, छोटे छोटे हैं, टाइनी हैं। आगे देखो सेंटेंस, वह पृथ्वी को मिट्टी की तुच्छ गेंद भी कहता है। तो ही कॉल्स वह कहता है पृथ्वी को, ही कॉल्स द अर्थ, पृथ्वी को मतलब द अर्थ, ही कॉल्स द अर्थ क्या कहता है, मिट्टी की तुच्छ गेंद। तो प्रिमिटिव, जैसे कि अपने लेसन में है सेंटेंस, प्रिमिटिव बॉल, BALL, बॉल ऑफ मड। तो पृथ्वी को क्या कहता है वो, देख ले पूरा आंसर। थिंक टैंक डिस्क्राइब्स द अर्थ एज एन अनइम्पोर्टेंट प्लेस, एक बहुत ही महत्वहीन स्थान वो पृथ्वी को मानता है। थिंक टैंक इज द रूलर ऑफ मार्स, ये मंगल ग्रह का शासक है। ही कॉल्स, वो कहता है, द अर्थलिंग्स, पृथ्वी जीवियों को, अगली, भद्दा या फिर कुरूप कहता है, विद देयर टाइनी हेड्स, और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के हेड्स कैसे हैं, छोटे छोटे हैं। ही कॉल्स द अर्थ प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, वो पृथ्वी को क्या कहता है, तुच्छ सी एक कीचड़ की बॉल कहता है, कीचड़ की गेंद कहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु ईट्स द सैंडविच
अल्टीमेटली, सैंडविच को आखिरकार कौन खाता है। अल्टीमेटली मतलब अंततः, या अंत तो गत्वा कहने का मतलब वही है आखिरकार। अल्टीमेटली फाइनली सैंडविच खाता कौन है, किसने खाई थी, अपन जानते हैं ऊप खाया था। अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन की स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है, हु से पूछा जा रहा है। हु के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि हु से जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें सब्जेक्ट हु ही होता है, यानी हु ही सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। क्योंकि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट का मालूम नहीं होता, सब्जेक्ट अननोन होता है। तो इस कंडीशन में सब्जेक्ट क्या है, हु है। तो हु के साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट मेन वर्ब, क्योंकि ये टेंस कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। हु ईट्स द सैंडविच अल्टीमेटली, इसका आंसर देखते हैं, किसने खाई थी, सर्जेंट ओप। तो आंसर लिखेंगे सर्जिएंट ओप, डायरेक्ट ईट्स कर देंगे, क्योंकि हु जो है वहीं पर यह आंसर आ जाता है। हु वाले क्वेश्चन में क्या होता है, हु से पूछा जा रहा है तो हु जहां पर है वहीं पर इसका आंसर लिखना है। सर्जेंट ओप ईट्स द सैंडविच अल्टीमेटली। ठीक है, ये तो हो गया अपना फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस हो गया कि सर्जेंट ओप एट्स द सैंडविच अल्टीमेटली, वह किताब के कोने को काटता है। ये जो वाक्य है वो भी किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो वह ही, वर्ब क्या आ रही है, क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या लगानी है हमें, वर्ब। ही काटना, अब काटने को देखो क्या क्या बोलते हैं, कट भी बोलते हैं, लेकिन मुंह से जब काटा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। ही बाइट्स, वह काटता है, किस चीज को काटता है, किताब के एक कोने को। ही बाइट्स ए कॉर्नर ऑफ द बुक, किताब के कोने को वह मुंह से काटता है। ठीक है। उसको यह स्वादिष्ट नहीं लगती है, तो ही नेगेटिव सेंटेंस है। ही डज नॉट फाइंड, या फील भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर कि लगना, तो उसके लिए फील का यूज करते हैं। और वो ऐसे मतलब सेंटेंस को थोड़ा चेंज करके बनाएं कि फाइंड की उसे वो स्वादिष्ट, उसको मतलब वो स्वादिष्ट नहीं पाता है, तो सेंटेंस बनाएंगे ही डज नॉट फाइंड इट आप जैसे उसमें तो अपने शब्द क्या है, डिलीशियस है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अलग जैसे पर्यायवाची का यूज करते हुए भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप यम्मी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। ही डज नॉट फाइंड इट यम्मी। ओमेगा और आयोटा उसे सांसें थामकर देखते हैं जब वह इसे चबाता है और निगलता है। अब ये जब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हुए दो वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया अपन ने, तो इसका एक साथ ही बना देंगे, ओमेगा एंड आयोटा, ओमेगा एंड आयोटा। देखने को क्या बोलते हैं, सी भी बोलते हैं, वॉच भी बोलते हैं, लुक एट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ वॉच। ओमेगा एंड आयोटा, वॉच देखते हैं किसे, उसे, तो यहाँ पर कर देंगे हिम। ओमेगा और आयोटा उसे देखते हैं, वॉच हिम, कैसे देखते हैं, सांसें थाम कर। तो सांसें थाम कर मतलब ब्रीथलेसली, ब्रीथलेसली मतलब सांसें थाम कर। जब वह इसे चबाता है और निगलता है, तो जब के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पर, व्हेन। लेकिन ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है,
ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में नहीं है यहाँ पर, ये आप ध्यान रखें। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में कब आता है? जब इनसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, और जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इनको काम में लिया जाता है, तब ये रोल प्ले करते हैं किसके रूप में? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। तो ब्रीथलेसली वैन ही, चबाने को क्या बोलते हैं? चेव्स, एंड निगलने को क्या बोलते हैं? स्वेलोज। क्योंकि यहाँ देखो सब्जेक्ट अपने पास सिंगुलर है तो वर्ब के साथ में एस लगाएंगे हम यहाँ पर। वैन ही चेव्स एंड स्वेलोज, किसे? इसे, मतलब यहाँ लगा देंगे इट। तो ये हो गया हमारे पास में इसका आंसर। देखो मेन आंसर तो क्या है इसका? भाई खाता कौन है? सर्जेंट ओप खाता है। लेकिन ये शब्द सीमा क्या कह रही है कि 30 से 40 शब्दों में हो, तो उस तरीके से हमें थोड़ा सा एडिशनल लिखना पड़ता है इनके बारे में। सर्जेंट ओप एट्स द सैंडविच अल्टीमेटली, ही बाइट्स ए कॉर्नर ऑफ द बुक, ही डज नॉट फाइंड इट यमी, उसको ये स्वादिष्ट नहीं लगती है, डिलीशियस नहीं लगती है। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, ओमेगा और आयोटा उसे सांसें थाम कर देखते हैं। वैन, जब, ही चेव्स, जब वो चबाता है, एंड स्वलोस इट, और इसे निगल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज थिंक टैंक विश टू बी सल्यूटेड? हाउ डज, कैसे, थिंक टैंक विश चाहता है या कामना करता है, टू बी सल्यूटेड, सल्यूट कैसे किया जाना वो पसंद करता है, यानी किस प्रकार का अभिवादन वो चाहता है। किससे? नूडल से, कि नूडल ने उसको अभिवादन किया था, फिर नूडल को उसने डांटा था कि ऐसे अभिवादन नहीं है, वो थोड़ा पीविशनेस शो करता है नूडल के प्रति। तो वो एक्चुअली चाहता किस प्रकार का सल्यूटेशन है? थिंक टैंक इस तरह से अपना अभिवादन चाहता है। सबसे पहले इसका बना लेते हैं। थिंक टैंक विशेष टू बी सल्यूटेड, विशेष टू बी सल्यूटेड किस तरह से? इस तरह से। तो इस तरह लगाकर अपन आगे फिर डैश लगा देंगे। लाइक दिस, लाइक दिस का मतलब होता है ऐसे या इस तरह से। अब इसमें लिख देंगे हम इसका आंसर के किस प्रकार से वो चाहता है, कैसे उसको सल्यूट किया जाए। महान और महाशक्तिशाली थिंक टैंक, ग्रेट एंड महान और महाशक्तिशाली थिंक टैंक, ग्रेट एंड मोस्ट पावरफुल थिंक टैंक, ग्रेट एंड मोस्ट पावरफुल थिंक टैंक, मंगल ग्रह और उसके 2 चंद्रमाओं के शासक, द रूलर ऑफ मार्स, द रूलर ऑफ मार्स एंड हर, ये मार्स के लिए यूज किया हुआ है हर। अब ये बुक में हर का ही प्रयोग किया हुआ है इसलिए मैं यहां पर कर रहा हूं हर। एंड हर टू मून्स, पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान जीव। अब यहां पर हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, अभी तक तो ये हुआ नहीं है पूरा। क्या है इसके आगे? पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक शक्तिशाली बुद्धिमान जीव। द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर
इन होल यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड। किस, अब देखो शुरुआत से देख लो इसका आंसर। थिंक टैंक विशेष टू बी सल्यूटेड। थिंक टैंक विशेष कामना करता है, उसकी इच्छा है, टू बी सल्यूटेड उसको अभिवादन की इच्छा है, लाइक दिस इस प्रकार से। अब किस प्रकार से? ग्रेट एंड मोस्ट पावरफुल थिंक टैंक या ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ऐसे भी हो सकता है, लिख सकते हैं यहाँ पर। एंड मोस्ट पावरफुल थिंक टैंक की महान और महाशक्तिशाली थिंक टैंक, द रूलर ऑफ मार्स, मंगल जो ग्रह है उसका शासक और उसके 2 चंद्रमाओं का शासक, द मोस्ट पावरफुल सबसे शक्तिशाली, एंड इंटेलिजेंट और सबसे बुद्धिमान क्रिएचर प्राणी इन द होल यूनिवर्स संपूर्ण ब्रह्मांड में। तो इस तरीके से वो अपना सल्यूटेशन चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं, What does ओप थिंक अबाउट द लाइब्रेरी? कि यहाँ पर पृथ्वी पर आते हैं ना ओमेगा, आयोटा और ओप, तो ओप के क्या विचार होते हैं यहाँ पर लाइब्रेरी के बारे में, तो वो देखेंगे। What does, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओप थिंक अबाउट द लाइब्रेरी, तो सर्जेंट ओप पुस्तकालय के बारे में सोचता है कि, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, यहाँ पर लिखेंगे सर्जेंट ओप थिंक्स, यानी कि सोचता है, अबाउट किसके बारे में? द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के बारे में सोचता है। दैट की, क्या सोचता है? यह एक बिसाती की दुकान है। दैट की इट इज ए हैबरडेशरी। हैबरडेशरी वर्ड आया था अपने लेसन में, यह होती है बिसाती की दुकान। ठीक है, जहाँ पर जो ड्रेस के आर्टिकल्स बेचे जाते हैं कुछ भी, तो वह इसको हैबरडेशरी मानता है, बिसाती की दुकान मानता है। वह किताबों को टोपिया समझता है। वो किताबों को क्या समझ लेता है? कि ये टोपिया है। He thinks, वह सोचता है। The books, किताबों को सोचता है। As hats, क्या मान लेता है किताबों को? hats मान लेता है, टोपिया मान लेता है। ठीक है, और वह एक किताब को खोलकर अपने सिर पर रख लेता है। And he opens a book and puts on his head, क्या किताब को खोलकर कहाँ रख लेता है? अपने सिर के ऊपर। पूरा क्वेश्चन देख लें, हिंदी में है अपने पास में। सर्जेंट ओप थिंक्स, सर्जेंट ओप सोचता है, अबाउट द लाइब्रेरी, पुस्तकालय के बारे में, दैट की इट इज़ ए हैबरडेशरी, की क्या है? एक हैबरडेशरी है, एक बिसाती की दुकान है। ही थिंक्स, वह सोचता है, द बुक्स, किताबों को, एज हैट्स, यानी वो किताबों को टोपिया समझ लेता है, टोपिया मान लेता है। एंड और ही ओपन्स, वह खोलता है, ए बुक, एक किताब को, एंड पुट्स ऑन हिज हेड, और अपने सिर के ऊपर रख लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी लुक लाइक? हाउ डज, कैसी, डज द पिक्चर, जो तस्वीर है, ऑफ हम्प्टी डम्प्टी, जो मदर गूस जो बुक है ना, उसमें जो राइम है, थर्ड राइम है, थर्ड जो उसमें बाल कविता है तीसरी, उसमें जो तस्वीर है हम्प्टी डम्प्टी की, लुक लाइक, वो कैसी दिखती है, किसके समान दिखती है? तो किसके समान दिखती है? हम्प्टी डम्प्टी की तस्वीर थिंक टैंक के जैसे दिखती है, यानी थिंक टैंक के समान दिखती है। थिंक टैंक मंगल ग्रह का शासक है। हम्प्टी डम्प्टी की तस्वीर का महान और शक्तिशाली गुब्बारे जैसा मस्तिष्क है। जब थिंक टैंक इस तस्वीर को देखता है तब वह सोचता है कि पृथ्वीवासियों ने मंगल ग्रह पर कब्जा करने की योजना बना ली है। इसका आपको आंसर देना है। लिखते हैं हम्प्टी डम्प्टी की तस्वीर, द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी।
द पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी हम्टी डम्टी की तस्वीर थिंक टैंक के जैसे दिखती है। लुक्स लाइक किसके जैसी दिखती है? लुक्स लाइक थिंक टैंक, थिंक टैंक के समान दिखती है। ठीक है, फुल स्टॉप लगा देते हैं यहाँ। थिंक टैंक मंगल ग्रह का शासक है। थिंक टैंक है कौन? मंगल ग्रह का शासक। थिंक टैंक इज द रूलर ऑफ मार्स। थिंक टैंक कौन है? रूलर ऑफ मार्स यानी मंगल ग्रह का शासक। हम्टी डम्टी की तस्वीर का महान और शक्तिशाली गुब्बारे जैसा मस्तिष्क है। देखो किसी के पास भी कुछ ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर हैज़ का प्रयोग करते हुए अपन यूज करते हैं किसी भी चीज़ के। जैसे मान लो मैं किसी चीज़ के ऊपर आधिपत्य बता रहा हूँ मेरा, कि मेरे पास 2 कार है तो आई हैव 2 कार्स। मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन। ठीक है, मेरे पास एक बाइक है तो आई हैव ए बाइक। उसके पास में 2 गाय हैं तो ही हैज़ 2 काउस। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ पर कुछ आधिपत्य बताने के लिए यूज़ किया जाता है तो हैज़ या हैव का, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होता है, बस ये यूज़ किए जाते हैं हैज़ या हैव कुछ भी आधिपत्य होने के लिए। ठीक है, हम्टी डम्टी की तस्वीर का महान और शक्तिशाली गुब्बारे जैसा मस्तिष्क है। द पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी, द पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी हैज़, उसके पास है, कैसा है? महान और शक्तिशाली गुब्बारे जैसा मस्तिष्क। महान मतलब ग्रेट एंड पावरफुल, ग्रेट एंड पावरफुल बैलून ब्रेन, बैलून ब्रेन। तो कैसा है? द पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी हैज़ ग्रेट एंड पावरफुल बैलून ब्रेन, बहुत ही महान और शक्तिशाली गुब्बारे जैसा इसका मस्तिष्क है। ठीक है, जब थिंक टैंक इस तस्वीर को देखता है तो जब यानी कि when think tank sees मतलब देखता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, this picture, इसको देखता है तो क्या होता है? तब वह सोचता है कि पृथ्वीवासियों ने मंगल ग्रह पर कब्जे करने की योजना बना ली है। तो तब का क्या कर देंगे? देन ही थिंक्स, वह सोचता है, क्या सोचता है? दैट, सोचता है कि, तो की के लिए क्या लिख दिया अपन ने? दैट पृथ्वीवासियों ने मंगल ग्रह पर कब्जा करने की योजना बना ली है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए इस वाक्य को बनाएंगे। सब्जेक्ट कौन है? पृथ्वीवासियों ने। दैट earthlings have planned, कि earthlings ने योजना बना ली है, प्लानिंग कर ली है किस चीज़ की? have planned to कैप्चर का मतलब क्या होता है? कब्जा करना, अपने अधीन कर लेना मंगल ग्रह पर। टू कैप्चर द मार्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। द पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी लुक्स लाइक थिंक टैंक,
कि हम्प्टी डम्प्टी की जो तस्वीर है वो किसके समान दिखती है, थिंक टैंक के जैसे दिखती है। थिंक टैंक इज द रूलर ऑफ मार्स। थिंक टैंक कौन है, मार्स का रूलर है, यानी कि जो मंगल ग्रह का शासक है। द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी हैज़ ग्रेट एंड पावरफुल बैलून ब्रेन, कि जो तस्वीर है हम्प्टी डम्प्टी की, हैज़ उसका है ग्रेट बहुत ही महान, एंड पावरफुल बैलून ब्रेन और बहुत ही शक्तिशाली बैलून ब्रेन है, गुब्बारे के जैसा मस्तिष्क है। When think tank sees this picture, जब think tank इस तस्वीर को देखता है, then तब he thinks वह सोचता है that कि earthlings have planned, कि पृथ्वी जीवियों ने या पृथ्वी पर रहने वाले लोगों ने योजना बना ली है to capture the Mars, ये जो मंगल ग्रह है उस पर कब्जा पाने के लिए उन्होंने योजना बना ली है। तो कितने क्वेश्चन हो गए अपने इसमें, ये था 6th क्वेश्चन। अपने 30 to 40 वर्ड्स में है 12 क्वेश्चंस। तो इस क्लास में अपन 6 प्रश्नों तक देखते हैं, 6 से लेकर जो आगे 7 से लेकर जो 12 तक होंगे वो देखेंगे हम अगले क्लास में।